गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कोर्स। तो आज डिस्कोर्स की नई मीटिंग पढ़ेंगे, और उससे पहले एक दो बात समझनी ज़रूरी है कि इस लास्ट मीटिंग के अंदर हमने देखा कि तावरिया जी ने जो ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने के जो उपाय बताए, उसके अंदर जो मन की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करने को, जैसे कि हैबिट, ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भार दिया है और उसको ही उन्होंने री एजुकेशन कहा है। तो री एजुकेशन के स्टेप्स के रूप में हमें इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये सब शुरुआत के जो पेपर्स थे उनके अंदर इस तरह का उनका थोड़ा झुकाव ज़्यादा था, पर 1988 के अंदर जब 3SRB का म्यूज़िक ऑफिशियली आ गया, ऑफिशियली मतलब वो कैसेट के रूप में आया, उससे पहले तो था 3SRB, पर वो ऐसे ही बिना म्यूज़िक सिखाते थे। पर 88 में डुइस बैंक के पास उन्होंने उसको कंपोज कराया और तीनों रिदम 36 की, 12 की और 18 की कैसेट में बनवा ली, और फिर 3 स्टेप और रिफाइनिंग फेज वगैरह उन्होंने सब करवाना चालू किया। क्योंकि योग सूत्र भी 88 में उन्होंने पब्लिश किया था, और योग सूत्र में ये सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने बताई हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि 88 के बाद में उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ड्रिफ्ट, हैबिट मैकेनिज्म या डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग, उसकी बात तो की है, नहीं की ऐसा नहीं है, पर फिर 88 के बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बात या ज़्यादा झुकाव उनका 3SRB के ऊपर रहा, कि क्योंकि उन्होंने देखा कि ये भी मुश्किल है लोगों के लिए हैबिट मैकेनिज्म के ऊपर या ड्रिफ्ट के, क्योंकि ये सब मेंटल एक्सरसाइज है और ये भी लोगों को इतनी मुश्किल पड़ रही है, तो लोग करते नहीं थे। ये सब पढ़ते तो थे, और आज भी ऐसा ही होता है, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, पर कर नहीं पाते, क्योंकि उसका इतना हमारा लेवल ऑफ बीइंग इतना उठा नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सके। तो इसीलिए फिर उन्होंने 88 के बाद 3 स्टेप के ऊपर ही ज़्यादा भार दिया कि भाई 3 स्टेप करते जाओ, प्राण शुद्धि होती रहेगी, तो फिर एक पॉइंट के ऊपर आपका एक ऐसा लेवल ऑफ बीइंग बनेगा कि आप जो मनोयोग है, ये साइकोलॉजिकल सब चीज़ें हैं, ये टेक्निक है, इसके ऊपर काम कर पाओगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि 88 के बाद में ज़्यादा 3 स्टेप की बात की है, पर फिर भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है ड्रिफ्ट वगैरह के ऊपर काम करना, क्योंकि सिर्फ खाली ब्रीदिंग करते रहेंगे या खाली प्राण की साधना करते रहेंगे, पर उसके अंदर मन के ऊपर साथ में काम नहीं करेंगे, तो जो रिज़ल्ट जल्दी आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये दोनों को हमें मिक्स करके आगे बढ़ना है। अब लास्ट मीटिंग में हमने देखा कि ट्रांसेंडेंस, उन्होंने तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भार दिया कि भाई आप खुद ट्रांसेंडेंस ही हो और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय कि ये री एजुकेशन के लिए इतनी थोड़ी चीज़ें कर लो। तो इसके अलावा भी हम ट्रांसेंडेंस तक पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जो दिन भर में हमें क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि हम जीते हैं तो ये शरीर और मन से ही, इसके ऊपर तो हम उठ ही नहीं सकते हैं। तो अंदर कुछ चेतना या चैतन्य जैसा कुछ पड़ा है, और चैतन्य को ही तावड़िया जी ट्रांसेंडेंस कहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो एक हम ये कर सकते हैं कि एक चेतना के स्तर के ऊपर दिन भर में एक मैं हूँ की
एक अनुभूति कर सकते हैं। मतलब कि एक जब भी हम अभी भी मानो कि हम सुन रहे हैं तो खाली कानों से नहीं सुनना है या मन से नहीं सुनना है, पर इसके साथ में एक चेतना के स्तर के ऊपर, कि चेतना के स्तर पर मैं हूँ और मैं सुन रहा हूँ। तो इस तरह का अगर भाव आता है या इस तरह की अनुभूति होती है तो जो हम शरीर और मन के साथ चिपक के जीते हैं वो कम हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि या तो शरीर के साथ या मन के साथ हम जुड़ के ही जीते हैं, मतलब कि हमारी चेतना जो है वो हमेशा शरीर के साथ या मन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो वो एक अनुभूति हमें चेतना की सीधे सीधी मैं के रूप में नहीं होती है, पर शरीर द्वारा या मन द्वारा होती है। तो चेतना को अलग करना ये बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में मैं हूँ एक स्वतंत्र रूप में अंदर एक चेतना, स्वतंत्र चेतना पड़ी है कि जो कहीं भी चिपकी नहीं है। ऐसी चेतना की अनुभूति के स्तर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम शरीर के रूप में ही जी लेंगे और शरीर खत्म हो जाएगा, तो जैसे हमारा सब कुछ खत्म हो गया ऐसा हो जाएगा। और जब चेतना शरीर और मन के साथ जुड़ी जाती है तो उसको हम जीव कहते हैं। जीव क्या है? तो चेतना ही जीव है, पर जब वो शरीर के मन के साथ में जुड़ जाती है तो वो जीव बन जाती है। वो अलग होती है तो वो चेतना बनती है, और वही चेतना जब अंदर का ट्रांसेंडेंस चैतन्य है उसको मिलती है तो फिर चैतन्य और चेतना और चैतन्य एक रूप हो जाते हैं। वहाँ खत्म हो गया, फिर साधना खत्म हो गई वहाँ। तो यात्रा यही है कि चेतना को शरीर और मन से मुक्त करके चैतन्य तक ले जानी है, और जब वो शरीर और मन से हटेगी तो फिर अंदर की ओर जा पाएगी, और फिर ये ट्रांसेंडेंस चैतन्य अंदर पड़ा है उसका वो अनुभव ले पाएगी। बस ये अंतिम अनुभव होता है चैतन्य और चेतना का। तो ये एक इस तरह हम एक अभ्यास कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अभी ये स्थिति के ऊपर थोड़ा इस तरह काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो करते आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और करना ही है, पर इसके अलावा हम जो अंदर चेतना के स्तर पर क्या कर सकते हैं, चेतना की अनुभूति किस तरह ले सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो शरीर मन के स्तर पर ही जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक साधना का सबसे बड़ी एक साधना का भाग है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें पहुंचना है वहाँ, और वो हम इस तरह इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का मनन करना कि जितना दिन भर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चेतना के स्तर के ऊपर रह सकते हैं, और उसकी पहली फीलिंग शरीर से लेनी है, क्योंकि चेतना सीधे सीधी अनुभव नहीं होती है, पर हमें पहले जो है वो अनुभव जो लेना है वो शरीर के स्तर पर, मतलब कि मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, इस तरह शरीर के स्तर के ऊपर हम अनुभव लेते हैं, तो एक चेतना के स्तर के ऊपर हम आ पाएंगे फिर। ठीक है, तो इतना मुझे बैकग्राउंड में कहना था। अब आज की मीटिंग डिस्कोसिस 3 पढ़ते हैं फिर से। आज नई मीटिंग चालू होती है 18 जुलाई 1985 की, और जेरोक्स के अंदर पेज नंबर 19 है। और जो लास्ट मीटिंग जो थी कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके ऊपर ये उन्होंने थोड़ा कंटिन्यूएशन इसमें किया है, ज़रा डिटेल में ये गए हैं, ज़रा अलग रूप से समझाते हैं, पर इंटरेस्टिंग है ये भी। द डिटेल्स of the computerized organism we normally understand as the body or personality or individual। तो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, एक पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, या एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व, इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। अवेयरनेस इज सिंपल, दैट इज सिंपल कॉन्शियसनेस, और एडवांस अवेयरनेस दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म। अब पहली बात ही यहाँ एक स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म है वो किससे चलता है, तो अवेयरनेस से चलते हैं। अब अवेयरनेस भी है जो वो 2 प्रकार की है,
एक सिंपल या नॉर्मल अवेयरनेस है, जिसको वो सिंपल कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब जो हमारा नॉर्मल जीवन जीता है ज़्यादातर लोग, और हम भी ज़्यादातर समय सिंपल कॉन्शियसनेस के साथ ही जीते हैं, तो वो एक अवेयरनेस का एक लोअर पार्ट है, जिसको सिंपल कॉन्शियसनेस कहा। और दूसरी जो है वो एडवांस अवेयरनेस है, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हमारा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। देखो, कई लोग अवेयरनेस को फाइनल समझते हैं, जैसे मानते हैं, और आप सुनोगे कई लेक्चर तो वो कहते हैं कि अवेयरनेस के ऊपर कुछ है ही नहीं। पर अवेयरनेस तो एक साधन है कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का। कॉन्शियसनेस मतलब ट्रांसेंडेंस, आत्मतत्व। तो अवेयरनेस साधन है, एक ऊर्जा है जो निरंतर हमारे अंदर आती रहती है, और उसका हम उपयोग करके कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। तो अवेयरनेस चाहे कोई भी हो, वो सिंपल हो या सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, पर वो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म का ही भाग है, और वो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के अंदर ही निरंतर ऊर्जा के रूप में प्रकृति द्वारा आती रहती है। इतनी बात स्पष्ट होनी जरूरी है। The energy of life, the energy of awareness with the energies of electricity and magnetism are all bottled, that is inbuilt, so that the computerized organism can carry out its varied functions. तो ये अलग अलग ऊर्जा हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में आती है। कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म या बॉडी ब्रेन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर प्रमुख जो है वो एनर्जी ऑफ अवेयरनेस है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, और एनर्जी ऑफ लाइफ। तो जन्म से ही लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी तो हमारे अंदर चालू हो जाती है, और इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ये ऊर्जा जो है वो भी हमारे अंदर आती है, और वो सब एक इनबिल्ट प्रोग्राम के रूप में सब ये चीज़ें हमारे अंदर काम करने लगती है। और हम जो दिन भर के जो सब कुछ कामकाज करते हैं, मतलब जीते हैं, तो इन ऊर्जाओं से ही हम जीते हैं। और जब ये ऊर्जा आना बंद हो जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म है काम करना बंद कर देता है। There is nothing supernatural or holy about these energies. In short, we have not to plug the organism to a socket for recharging. तो ये एक ऊर्जा जो है वो प्रकृति द्वारा आती रहती है, उसके अंदर कोई पवित्र है या वो सुपर नेचुरल है, कोई इस तरह का भावना करने की जरूरत नहीं है। एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम में आती है, और बॉडी ब्रेन सिस्टम फंक्शन करता है। तो ये नेचुरल फॉर्म में इस तरह आती है, इसलिए इसको कोई जैसे कि हम मोबाइल का ये करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो इस तरह उसको कोई चार्जिंग करने की, कोई बैटरी को चार्जिंग करते इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरत ने जो हमारा अंदर एपरेटस बनाए हैं वही ऐसे है कि जो अपने आप में वो बॉडी ब्रेन सिस्टम को मिलती रहती है। और डिटेल में भी हम जानते हैं कि हमारा जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान केंद्र है, वहाँ से ये लाइफ एनर्जी और अवेयरनेस की एनर्जी निरंतर हमारे अंदर आती रहती है। तो एक प्रकार का एक प्लगिंग तो हमारे अंदर ऑलरेडी है ही, और वो प्लगिंग के द्वारा अंदर आती रहती है। और इसीलिए तावरिया जी ने एक्सरसाइज जो है बनाई, उसके अंदर ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान के ध्यान में लेते हुए उन्होंने गोल नकेद वगैरह एक्सरसाइज बनाई, रिफाइनिंग 3। तो ये सब जो है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ऊर्जा लाइफ की और अवेयरनेस की ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने ये सब एक्सरसाइज को भी डिज़ाइन किया है। Memory today is built in even in man-made mechanisms, and so all these energies and memory are built in, and many computers together work jointly inside the computerized organism. तो जैसे हम जानते हैं कि आज जो इंसान ने जो बनाया है चीज़ें, जिसके अंदर उन्होंने मेमोरी का उपयोग किया है, रोबोट है या
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर एक मेमोरी होती है और वो बिल्ट इन होती है, मतलब कि अपने आप में वो काम करती रहती है। जैसे कि आजकल तो कार भी ऐसी बनी है कि बिना ड्राइवर की कार चलती है, तो उसके अंदर ऐसे सेंसर, मेमोरी सेंसर्स वगैरह उसमें रखे जाते हैं। जैसे कि कार होती है तो वो इसके 5 फुट या 10 फुट आगे कुछ भी अगर होता है तो वो सेंसर काम करने लगते हैं और वहाँ जो है वो अपने आप में ब्रेक लग जाती है। तो ये सब मनुष्य ने हमारे अंदर जिस तरह काम किया होता है, इस तरह मनुष्य ने ये हमारे मशीन बनाए हैं। और इसी तरह हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी और मेमोरी जो भगवान ने दी हुई है, उसके द्वारा हमारा ये कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म जो है, बॉडी ब्रेन सिस्टम है, वो काम कर रहा है। तो बहुत सारी ऊर्जा एक साथ में काम करती है और इसके कारण हमारा ये कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म भी काम करता रहता है। इट इज इंटेंड ए वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म। तो एक हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है एकदम सोफिस्टिकेटेड, एक विकसित यंत्र है। मनुष्य ने जो जो यंत्र बनाया उसकी एक मर्यादा है, पर हमारा जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो जैसे ऊपर का सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कोई भी मशीन के अंदर चाहे कोई कितना भी एडवांस बना ले मनुष्य, पर उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस डाल नहीं सकता मनुष्य। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो भगवान ही दे सकता है, और भगवान ने मनुष्य को ये सेल्फ कॉन्शियसनेस दी हुई है। तो ये हमारे अंदर खास एक ये चीज़ है। बट आफ्टर ऑल इज ए मैकेनिज्म बाय इटसेल्फ। तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म जो है वो चाहे कितना भी एडवांस हो, कितना भी अच्छा हो, सोफिस्टिकेट है, पर फिर भी वो मशीन ही है, एक तरह का यंत्र ही है। दो वी में एड्रेस दिस ऑर्गेनिज्म एज बॉडी, इंडिविजुअल और पर्सनालिटी। To coordinate everything, the front lobe, that is the registration area, and the topsoil of left and right midbrain, that is cortex, 1 to 2 mm deep together manage the organism normally। तो हमारा जो ये ऑर्गेनिज्म काम करता है वो किस तरह काम करता है, उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। तो खास करके आगे का जो रजिस्ट्रेशन एरिया है जहाँ IESM केंद्र पड़े हैं, और हमारी सब जो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, हैबिट मैकेनिज्म, ये सब कुछ भी वहाँ ये IESM केंद्रों के ऊपर ही पड़ा हुआ होता है, वहाँ से ही संचालित होता है ये ड्रिफ्ट मैकेनिज्म वगैरह। तो ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया, और दूसरा टॉप सोइल जो है, मतलब कि ब्रेन का हिस्सा है, उसके जो ऊपर का भाग है उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड के हिस्से में 1 से 2 मिलीमीटर, सिर्फ इतना ही, ज़्यादा गहरा नहीं, पर 1 से 2 मिलीमीटर का जो ऊपर का पास जगह है, वहाँ का एरिया, ये सब मिलके हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो काम करता रहता है। The topsoil is mainly for impulse response mechanism, but the registration area has 1 habit, 2 drift, 3 brooding, 4 daydreaming mechanisms, and even the impulse response mechanism ultimately reaches the registration area. And in all are 6 mechanisms including IESM of the registration area itself। तो ये जो रजिस्ट्रेशन एरिया जो है वो इसके अंदर 4 चीज़ उन्होंने बताई है। एक तो जो है टॉप सॉइल के ऊपर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म काम करता है, जो लेफ्ट और राइट साइड के टॉप सॉइल के ऊपर 1 से 2 mm के ऊपर। और दूसरा जब वो आगे आता है तो आगे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर हैबिट, ड्रिफ्ट, ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग। ये बात याद रखनी है कि ये कहाँ घटित होता है। हम हैबिट में जीते हैं तो कहाँ से हैबिट हमारे अंदर आती है, या ड्रिफ्टिंग हम हो जाते हैं तो कहाँ होते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि ये रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर ये चीज़ होती है। ये चारों चीज़ें यहाँ हम दिन भर में विचारों में घूम रहते हैं,
तो विचारों में जो हम रहते हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया के कारण वहाँ ये चीज़ें चालू रहती है, और इसके द्वारा हम इंटेंसिटी बनाते हैं, वो भी सारी चीज़ें हमने समझी हुई है। और ये इस तरह ये कुल मिला के 6 चीज़ बनती है, तो वो सब रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर है और वहाँ IESM के अंदर भी है। इस तरह ये 6 चीज़ पूरा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म चलाने के लिए ये चीज़ें होती है। हालांकि हैबिट ड्रिफ्ट वगैरह सीधे सीधे मैकेनिज्म को चलाती नहीं है, फिर भी उसका उपयोग है और वो आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब हैबिट और ड्रिफ्ट ये सब खाली निकम्मी चीज़ है और इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब जो, क्योंकि ये एक जब जैसा ऊपर का इनबिल्ट प्रोग्राम है, तो ये भगवान ने, नेचर ने एक इनबिल्ट प्रोग्राम बनाया है, तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा, तो उसका एक अच्छा उपयोग भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रिफ्ट और हैबिट वगैरह सब कुछ बेकार ही है, उसका आगे बताएंगे कि किस तरह उसका पॉजिटिव उपयोग हो सकता है। दिस mechanisms like a calculator that हाँ, एक और बात कहनी थी इसमें कि ये जो 4 चीज़ जो है ऊपर, हैबिट, ड्रिफ्ट, ब्रूडिंग और डेडेनेमिंग, उसके ऊपर काम करना है तो हमें रजिस्ट्रेशन एरिया को शांत करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है वो पोस्ट टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये मैं सुबह में जब पढ़ता हूँ तो साथ में नोट भी लिखते जाता हूँ। तो ये नोट में मैंने लिखा था कि ये 4 चीज़ों के ऊपर काम करना है, क्योंकि जैसे भी ये काम करते हैं तो हम तुरंत रिएक्शन हमारा आ जाता है। तो रिएक्शन न आए और ये 4 चीज़ जब एकदम काम करती है, तो पोज की हम अगर हैबिट डालते हैं तो फिर ये चीज़ हम इसको शांत कर सकते हैं या फिर उसका राइट यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दिस मैकेनिज्म लाइक ए कैलकुलेटर दैट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट but ultimately makes us add up even 5 plus 5 is equal to 10 instead of using our brain power. Similarly, such mechanisms have dulled and ruined the otherwise sharp awareness and capability of the brain. अब यही हो रहा है, हम जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधनों के ऊपर डिपेंडेंट होते जाते हैं, तो फिर जो भगवान ने हमें जो नेचुरल कैपेबिलिटी, शक्ति जो दी है, वो सारी ख़त्म हो जाती है, काम करना बंद कर देती है और हम डल हो जाते हैं। तो जैसे कैलकुलेटर, अब आजकल देखो तो सब लोग, छोटे छोटे बच्चे भी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर का उपयोग करोगे तो कैलकुलेटर तो कोई भी जवाब दे सकता है, पर हमारा जो ब्रेन का जो फंक्शन है, तो उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो वो उसका एक पावर जो है वो बना रहेगा। अब हर छोटी बात में, छोटी अमाउंट है उसका भी प्लस माइनस करना है तो लोग कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यही है कि हर चीज़, जैसे कि आप कार का या फिर स्कूटर वगैरह का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो फिर आपका जो पैरों में चलने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो हर चीज़ भगवान ने दी है, उसका अगर हम सही में उपयोग नहीं करेंगे और बाह्य साधनों के ऊपर आधारित जीना शुरू कर देंगे, तो इतने सब साधन, हमारे अंदर के साधन हमारे बेकार होते जाएंगे और हम पूरा डिपेंडेंट फिर हम होना पड़ेगा। तो ये एक ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन की जो शार्प अवेयरनेस है और उसकी कैपेबिलिटी है, उसको बनाए रखना है, और उसके लिए हमें इसका ज़रूरी उपयोग करते रहना है। It so happens gradually due to the functioning of this mechanism that the self-conscious aspect of the registration area slowly and totally is governed by these mechanisms and degenerate it into simple consciousness of the mechanism and miss the very needed human aspect or traits, and hence the behavior appears to be substandard
ह्यूमन बिहेवियर। तो ये पूरा पैराग्राफ ही एक ही सेंटेंस के अंदर उन्होंने डाला है। तो जिस तरह हम बाहर के साधन के ऊपर डिपेंड होते हैं और फिर डलनेस, हमारा ब्रेन डल हो जाता है, तो इस तरह जब भी हम हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, जो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर पड़ी है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर वो मैकेनिज्म जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, मतलब कि वो भ्रष्ट हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, और जो सिंपल कॉन्शियसनेस जो है वो फिर मैकेनिज्म को पकड़ लेगी। तो अगर ये चीज़ों का हमारा ASM केंद्र अच्छी तरह काम करते हैं और हम ज़्यादा हैबिट ड्रिफ्ट वगैरह में फंसते नहीं हैं, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस काम करेगी। पर अगर ये इसका हम सही ढंग में काम नहीं करेंगे तो फिर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिंपल कॉन्शियसनेस में आ जाएगी और पूरा मैकेनिज्म जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा। और फिर जो ह्यूमन एस्पेक्ट और ट्रेट्स है, मतलब उसका जो मनुष्य का जो एक एस्पेक्ट है, उसका पहलू है या उसका विशिष्ट लक्षण है, वो भी हम उसको मिस कर देंगे और फिर जो हमारा बिहेवियर होगा वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, मतलब निचली कक्षा का हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, सामान्य हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सब लोग इस तरह ही जीते, सब स्टैंडर्ड बिहेवियर हो गया है आजकल लोगों का। उसका मेन कारण यही है कि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के बदले अभी सब लोगों के अंदर सिंपल कॉन्शियसनेस काम करने लगी है, इसलिए बात बात के अंदर झगड़ पड़ते हैं, बुरा लग जाता है, रिएक्शंस आते हैं, लोग गलतियों को मानते नहीं हैं, अपना फॉल्ट है वो भी स्वीकारते नहीं हैं, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि सिंपल कॉन्शियसनेस होती है, तो ये सारी चीज़ें होना संभव है। These mechanisms are after all mechanisms and are devoid of human traits or aspects, so human beings start living and behaving by simple consciousness। तो ये मैकेनिज्म तो आखिर मैकेनिज्म ही है, और वो जो हमारे मनुष्य के जो हमारे गुण है, लक्षण है, हमारे अंदर जो मनुष्यता पड़ी है, उसके बगैर का फिर ये मैकेनिज्म हो जाएगा और इसके कारण फिर मनुष्य जिएगा तो भी एक सिंपल कॉन्शियसनेस के साथ में जिएगा। तो ये मैकेनिज्म तो है, पर उसके अंदर एक जो मनुष्यत्व जो है, मनुष्य का गुण है मनुष्य के रूप में, वो चीज़ भी ये मैकेनिज्म के साथ में अंदर। Animals are supposed to live by or are governed by simple consciousness, so they are not mindful of others' needs or well-being. That is they strictly live by impulse response mechanism, cortex. अब जो प्राणी होते हैं तो प्राणियों के अंदर ऐसा माना जाता है कि भाई वो सिंपल कॉन्शियसनेस से जीते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो दूसरों के प्रति दूसरों की ज़रूरत क्या है या दूसरों के का वेलबींग, एक अच्छेपन का वो ख्याल नहीं रखते हैं। प्राणी होता है तो वो तो प्राणी है, उसको तो अपना पेट भरना होता है, तो वो इम्पल्स रिस्पॉन्स के ऊपर ही काम करता है। इम्पल्स उसके अंदर आया सामने कि ये चीज़ मेरा खुराक है, इस तरह का इम्पल्स सामने आया, तो जैसे कि बाघ के सामने बाघ ने हिरन को देखा, तो एक हिरन का इम्पल्स उसके अंदर आया, तो वो तो वही देखता है कि ये मेरा खुराक है, तो फिर वो रिस्पॉन्स के रूप में उसको मारने का प्रयत्न करेगा। तो पशु जो है वो इस तरह जीते हैं, उसके अंदर माइंडफुलनेस नहीं होती है, एक प्रकार की कोई सजगता नहीं होती है कि दूसरों का ज़रूरत क्या है या दूसरों के बारे में हम कुछ सोचे समझे, दूसरों को क्या मदद कर सकते हैं, ये चीज़ उनके अंदर
प्राणियों के अंदर नहीं होती है। और अगर कोई मनुष्य भी इस तरह जीता है तो फिर वो एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगा कि जो दूसरों की नीड और वेलबींग क्या है वो नहीं समझ सकता है। तो मैन इज सपोज टू लिव बाय और इज गवर्न बाय सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट इज he is supposed to be mindful of others' need and well-being. This is in theory. This means that he is not supposed to live by impulse response mechanism only, but judiciously use it as and when need arises. अब मनुष्य के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो ये हो सकता है कि वो दूसरों की ज़रूरियात या दूसरे के बारे में ध्यान रखे, उसके प्रति सजग बने कि भाई ये दूसरों की इस तरह की ज़रूरत है, उस तरह वो उनके साथ में रहे। पर ये एक थियरी के रूप में ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर तो लोग इस तरह दूसरों के बारे में, आजकल तो बहुत कम लोग सोचते हैं दूसरों के बारे में, सब अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वो चाहे कोई सामान्य लाइन में खड़ा रहना है या कहीं पर भी है तो वो सब कैसे आगे निकल जाना है अपने को, यही सब सोचते हैं और इस तरह का ही बिहेव करते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होने पर भी सेल्फ कॉन्शियसनेस का इस तरह उपयोग नहीं करते हैं। तो एक थियरी जैसा ही है, और इसका मतलब ये है कि ये हम मान नहीं सकते कि भाई वो सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से ही वो जीता है। उसको भगवान ने उसको एक जुडिशियली एक ये दिया हुआ है कि विवेक का उपयोग वो कर सकता है, विवेक उसके अंदर दिया है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, जब हम देखते हैं कि दूसरों को हमारी ज़रूरत है, तो इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ये हमारा जो विवेक है उसको जागृत करना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपना ही ध्यान रखें, तो फिर सिंपल कॉन्शियसनेस हो जाएगी। सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो उसका हमें उपयोग करना है। सर नाउ ऑन द रोड ए काउ passes you, she may be swinging her head or her tail, and as she passes you, she may lash you in the face with her tail. You may be lucky to escape her horns. तो अगर कभी हम रास्ते पर जाते हैं तो कई बार गाय हमारे पास से गुजरती है और वो अपना सिर हिलाती है, पूंछ को भी हिलाती रहती है, और हो सकता है कि कभी उसकी जो पूंछ है वो हमारे फेस के ऊपर, हमारे मुंह के ऊपर भी जोर से लग जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है। पर अच्छा है कि उसके सींग जो है वो हमें लगे नहीं है, सिर्फ खाली पूंछ ही लगी है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। नाउ ऑन द रोड when another passes by, in passing you may spit on you. You may be lucky to escape his blowing of nose on you. अब हम जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमारे बाजू में से पास हो रहा है और उसने पान खाया है, तो वो पान थूकता है तो हो सकता है कि हमारे को ऊपर पड़ जाए। पर अच्छा है कि वो जो कभी लोग नाक साफ करते हैं तो नाक में से जो फ्लूइड निकलता है, तो अच्छा है कि भाई कम से कम ये नाक का फ्लूइड तो हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, वो सिर्फ पान का जो थूक है वही उसके ऊपर पड़ी है। तो ये एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बारे में इसका जरा ये समझाते हैं। इफ़ यू क्वेश्चन हिम, हिज रिप्लाई इज, डिड आई डू दिस डेलिबरेटली। तो ऐसा ही होता है, कभी कोई ऐसा करता है कुछ गलत हमारे साथ और हम उसको कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, बोलता है कि अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, ये तो हो गया है। आई एम राइटिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस and many such incidents. If you ask the cow and if she can reply,
शी वुड से, डिड आई डू दिस डेलिबरेटली? तो ये तावरिया जी तो भी हमारी तरह घूमते थे, बाजार जाते थे, सब कुछ करते थे, तो उन्होंने, मैंने कई बार ये सब देखा होगा कि लोग किस तरह ये सब करते हैं। और फिर यह बात ये आती है कि अगर हम काऊ को, गाय है, उसको पूछेंगे कि भाई ये तुमने क्या किया, तो क्या गाय ऐसा हमें कह सकती है कि भाई मैंने के जानबूझकर थोड़ी किया है? नाउ वेरी सिंपल कॉन्शियसनेस ऑफ द एनिमल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ तो दोनों की एक हालत जो है वो दोनों की एक समान ही है। मनुष्य जो कर रहा है वहाँ उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ है? वो इधर उधर थूकता है, ये करता है, गंदगी करता है। तो अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर है तो वो सोचेगा, वो गलत नहीं करेगा। एक जुडिशियस उसके अंदर ये उत्पन्न होगा कि मैं ये कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ करके। पर ये तो हम तो इस तरह जैसे प्राणी करते हैं इसी तरह हम भी करते हैं, तो फिर मनुष्य और प्राणी में फ़र्क क्या रहा? तो फिर मनुष्य सिंपल कॉन्शियसनेस से प्राणी की तरह जीना चालू कर देगा। A human being is able to function under self consciousness, but that does not mean that he does function under self consciousness. भगवान ने दिया है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, पड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस से जीता है। वो सिंपल कॉन्शियसनेस से ही ज़्यादातर जीता है, और इसी तरह पशु की तरह वो बिहेव करता रहता है। In the morning you go from your bathroom to your dressing room to get a new toothbrush. When you reach there, your eyes fall on tablets that you have to take every morning. You take one from the bottle, go to the kitchen and with water swallow it and return to the bathroom without bringing the new toothbrush for which you had specifically gone to your dressing room. Why did this happen? तो ऐसा है, हम लोगों के साथ भी होता है। हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं एक दूसरे रूम के अंदर और दूसरी चीज़ देखते हैं, तो दूसरी चीज़ के साथ में हम एंगेज हो जाते हैं, और जो पहला काम था वो भूल जाते हैं और वापस फिर हमारी जगह पर आ जाते हैं। फिर याद आता है कि अरे मैं तो ये लेने गया था। तो ऐसा क्यों होता है? ऑल सच हैपनिंग्स आर ड्यू टू मैनी इनबिल्ट मैकेनिज्म्स in our thinking instrument part of the brain. The computerized organism, physical body, works for almost the whole time, though various mechanisms singly or jointly. God has given us these mechanisms to spare us much unwanted trouble. तो ये ऊपर का एग्जाम्पल से ये कहना चाहते हैं कि भाई ये हमें एक ये जो एक इनबिल्ट मैकेनिज्म हमारे अंदर दिया है। अनेक प्रकार के इनबिल्ट मैकेनिज्म हमारे अंदर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पड़ा है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ब्रेन का एक भाग। तो ये सब जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसके कारण ये सारी चीज़ें इस तरह की होती रहती है। और कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादातर तो इसी तरह पूरे समय काम करता है, और उसके अंदर कोई एक मैकेनिज्म या एक से अनेक मैकेनिज्म जो है बॉडी ब्रेन के वो काम करते रहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म जो है वो अनवांटेड ट्रबल से बचाने के लिए हमें दिए हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारी मैकेनिज्म्स है, हैबिट मैकेनिज्म वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कुछ ज़रूरी भी है। इस तरह ये हमें समझना है यहाँ। द अदर नेसेसरी मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रिफ्ट विच ऑल्सो फंक्शंस विद इन द रजिस्ट्रेशन एरिया इज ए मच नीडेड मैकेनिज्म। देखो यहाँ मच नीडेड यहाँ उन्होंने बताया है। वैसे नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए ड्रिफ्ट, पर जहाँ वो ज़रूरी है, मशीन के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ उसको उस तरह काम करने देना है। And only because of drift taking place automatically and continuously, life is
वन कंटिन्यूअस मोमेंट। तो जीवन की जो गति हम महसूस करते हैं वो उसका कारण यही है कि ये ड्रिफ्ट मैकेनिज्म है। मतलब कि एक ख्याल के ऊपर दूसरा ख्याल, दूसरे के ऊपर तीसरा ख्याल जो हमें आता रहता है, उसके कारण ही जीवन की एक गति को महसूस कर सकते हैं। मानो कि एक सब्जेक्ट लिया हमने और वो फिर ड्रिफ्ट नहीं होती है और फिर वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़े रहेंगे तो फिर जीवन तो अटक जाएगा। तो ये मैकेनिज्म भी जरूरी है कि अलग अलग विचार आते हैं तो उससे हमारा जीवन के अंदर एक गति रहती है। और कई बार ये भी हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट मैकेनिज्म के अंदर ही हमें कई इम्पोर्टेंट चीज़ें भी याद आ जाती है। कुछ चीज़ छूट गई है, कुछ चीज़ काम की बाकी है, तो जब ड्रिफ्टिंग होता है तो अचानक याद आता है अरे वो चीज़ तो करनी बाकी है। तो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत है। तो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म अपने आप में जब इस तरह काम करती है तो वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन गति बीने का। जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक फोटो का देते हैं इस तरह, continuous movement, otherwise in the absence of this mechanism we would find life coming to a halt time and again। तो ये जीवन बार बार रुक के चलता है, इस तरह हो जाएगा, हम अटक जाएंगे। तो ये अलग अलग विषय के ऊपर मन जाता है, वो भी होना जरूरी है। और उसका एग्जाम्पल देते हैं कि once you are through a particular function it would be difficult to start another। The difference in life would be like seeing photographs of an event and seeing a movie of the event in absence of or with help of this drift mechanism respectively। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में भी बताते हैं कि अगर आप फोटोग्राफ देखते हैं तो वो तो स्टैंड स्टिल फोटो है, पर कोई वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं तो उसके अंदर एक गति होती है। तो यही चीज़ ये हमारे ड्रिफ्ट के अंदर है कि ड्रिफ्ट की एब्सेंस के अंदर ये फोटोग्राफ जैसा हो जाएगा और ड्रिफ्ट की मदद से ये जो है वो मूवी जैसा हो जाएगा। तो ये समझना है भगवान ने जो दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, वो सब कुछ जरूरी है और काम का है, ये समझना है। उसका मिसयूज या एब्यूज ना हो वही हमें देखना है। However, this necessary drift mechanism function is not governed by a method, and in the absence of certain re-education, it bursts upon us as it likes, like a storm. That is, one drift follows another, never in any sequence, as we say, without any rhyme or rhythm। तो ये यहाँ एक फिर उसको करेक्ट करने की बात आता है कि भाई मैकेनिज्म तो बराबर है, ड्रिफ्ट तो होनी चाहिए, पर वो एक तो मेथोडिकली वो काम करनी चाहिए और वो सीक्वेंस के अंदर काम करनी चाहिए, और उसके लिए उसको री एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। और री एजुकेट करने के लिए रोज़ हमें 10-15 मिनट उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि शांति से बैठो और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपका दिमाग भागता रहता है वो शांति से ऑब्जर्व करो। तो ड्रिफ्ट का आप ऑब्जर्व करोगे तो फिर धीरे धीरे उसको हम री एजुकेट कर पाएंगे। इसके बिना तो फिर वो तो एक बर्स्ट जैसे एक तूफान आता है और कैसे तूफान टूट पड़ता है, इस तरह ये ड्रिफ्ट अगर कंटिन्यूअस कोई सीक्वेंस के बिना गलत रूप में चलती रहेगी तो जैसे तूफान आता है इस तरह फिर हमारे अंदर हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर एक राइम या और रीज़न इसके अंदर होना चाहिए, मतलब उसका अनुप्रास या उसका कारण, उसके बिना अगर ये चलती है तो फिर वो एक तूफान जैसा बन जाएगा। तो रिज़म तो ये ट्रिप जरूरी है, फिर भी उसकी ट्रेनिंग भी इतनी ही जरूरी है, इसको मेथोडिकल बनाना भी इतना ही जरूरी है। सो दिस mechanisms ऑफ हैबिट, ड्रिफ्ट, इम्पल्स रिस्पॉन्स रूल अस। अभी तो यही है कि ये सारी चीज़ें हमारे के ऊपर रूल करती है, शासन करती है। दे सेट इन मोशन
द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रूडिंग एंड डे ड्रीमिंग। और उसके साथ में फिर हमारे अंदर दूसरी मैकेनिज्म ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग की चलती रहती है। वी हु आर सपोज टू लिव बाय सेल्फ कॉन्शियसनेस डू सो हार्डली एंड इवन व्हेन एंगेज इन सम इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट इज दिस मैकेनिज्म disturb us, and so life rolls by simple consciousness haphazardly, and these functions take care of all our thoughts, actions, conversations, etc. तो यही है कि ये जो गलत मैकेनिज्म से ये सारी चीज़ें अगर चलेगी तो फिर अंदर डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग वगैरह दिन भर में चलता रहेगा। पर सेल्फ कॉन्शियसनेस से तो हम ज़्यादातर जीते ही नहीं हैं, बहुत कम, शायद ही हम इस तरह जीते हैं। और ये जो और दूसरी बात ये है कि कभी कभार हम कोई इम्पोर्टेंट काम के अंदर हम एंगेज होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लिखना है या पढ़ना है या ऐसा कुछ करना है या कोई कंसंट्रेशन के साथ काम करना है, तो ये ड्रिफ्ट मैकेनिज्म एक बड़ा डिस्टर्बेंसेस भी होता है। क्योंकि जब जिस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है उसके बदले में अलग अलग, अब फॉर एग्जांपल हम रात को गायत्री करने बैठते हैं तो क्या होता है, गायत्री तो होती ही नहीं है, ड्रिफ्ट ही चालू हो जाती है। एक विचार आया, उसके ऊपर भी दूसरा आया, तीसरा आया, तो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म यहाँ कंट्रोल नहीं है हमारे। तो हमें जो गायत्री करनी है, साधना करनी है, वो हम कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ ड्रिफ्ट मैकेनिज्म गड़बड़ी कर देता है। अगर इसको ट्रेन किया है, उसको रीएजुकेट किया है, तो फिर ये हमें काम आती है। नहीं तो फिर वो सिंपल कॉन्शियसनेस हैफेजर्डली जिस तरह होती रहती है अस्त व्यस्त रूप में, इस तरह फिर हमारी लाइफ हो जाएगी। और इसके कारण ही हमारा जो विचार, कर्म, कार्य, संवाद वगैरह है, ये इसके सब उसके ऊपर आधारित है अभी तो। पर सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी तो कुछ अलग ही चीज़ होगी। हर चीज़, चाहे वो विचार हो, वो कार्य हो, चाहे संवाद हो, सब एक बैलेंस में होगा, अच्छी तरह होगा। If we are so governed by simple consciousness almost all time, then you will agree that there is absolutely no need for the state of awakenness. अब अगर ये जीवन सिंपल कॉन्शियसनेस से ही जिया जाता है, उसमें कोई और तकलीफ नहीं है, तो फिर ये जागृति की स्थिति की क्या ज़रूरत है। तो जागृति की स्थिति के बिना भी फिर जीवन चलता रहता है। और यही हम देखते हैं जिन लोगों के अंदर जागृति नहीं है, मतलब कि जो जागृति के लिए साधना नहीं करते या जागृति का उत्थान नहीं करते हैं, वो लोग जो है वो जीते हैं इसी तरह कि ये सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल कॉन्शियसनेस है, उसके द्वारा जी लेते हैं। वो कभी भी ये अवेकन की स्थिति जो है वो बनाते नहीं है, जागृति की स्थिति को वो निर्माण नहीं करते हैं, और उसके बिना भी सामान्य जीवन तो चल जाता है। इफ़ वी हैव नो नीड फॉर अवेकनेस, the idea of insight and or intuition ought to be yet further away. In that case we can forget all about our inherent design. तो अगर ये जागृति की बात अगर हमारे लिए नहीं है, हम मानते नहीं है कि जागृति जैसी कोई ज़रूरी है, तो फिर इंसाइट और इंट्यूशन जो है, अंतर्दृष्टि और अंतर प्रेरणा, वो तो बहुत दूर की बात हमारे लिए होनी चाहिए। और फिर हमें ये भी भूल जाना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई इनहेरेंट डिज़ाइन है, मतलब प्रकृति ने कुछ एक इनहेरेंट डिज़ाइन दी है कि जिसके लिए हम जी सके और जिसके ऊपर हम काम कर सकें। तो इनहेरेंट डिज़ाइन जो है हमारा आत्म तत्व का जो है वो अंदर एक चीज़ है, और इसके लिए आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो है
वो इनहेरेंट डिज़ाइन के मुताबिक हम काम करते हैं तो फिर वो यात्रा हो सकती है. सो वी so-called human being of the 20th century of this space stage live exactly as lived by our ancestors a few million years ago, and if we shall live the same way 50,000 years hence, there is no need for any surprise in this matter, for we have never taken up this important subject of re-education of the thinking instrument, because all this mechanism functions in the thinking instrument. तो आज हम जो सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, जो हम हमें एक ह्यूमन बीइंग कहते हैं 20वीं सदी में, आज तो अब तो 21वीं सदी हो गई, ये पेपर 20वीं सदी में लिखा हो गया था. ये स्पेस युग है अभी तो हमारा. फिर भी हम जो हमारे लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज जिस तरह जीते थे, इसी तरह आज भी हम जी रहे हैं. और अगर हमने ये ड्रिफ्ट मैकेनिज्म वगैरह पर काम नहीं किया, मतलब सिंपल कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बनाई, तो अगले 50,000 साल भी ऐसे ही हम जीते रहेंगे. और इसके बारे में फिर हमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये री एजुकेशन का इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको हमने कभी ध्यान में लिया ही नहीं है, और इसके ऊपर कभी हमने काम भी नहीं किया है. और ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है वो सब ये सब मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म के जो फंक्शंस है वो सब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर होते हैं. तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करेंगे तो मैकेनिज्म जो है, सब प्रकार के मैकेनिज्म अपने आप में ठीक रूप में काम करना चालू कर देंगे. Without a methodical approach, though we may be otherwise educated or religious, our thinking instrument will betray us time and again. It is ultimately betrayal that brings the feeling of helplessness. तो मेथोडिकल अप्रोच अगर नहीं होगा तो चाहे हम कितने भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, धार्मिक है, कुछ भी है, पर हमारा ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है और बार बार धोखा दे सकता है. सो अल्टीमेटली जो है अगर ये फिर इस तरह का धोखा हमें मिलता है तो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आएगी, एक लाचारी की, बिना आधार के हम हैं, इस तरह की हमें फीलिंग आएगी. तो इसलिए ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री एजुकेट करना ज़रूरी है, ताकि सब प्रकार की मैकेनिज्म जो है वो अपने आप में ठीक ठाक हो जाए. नाउ इफ वी लिव बाय सिंपल कॉन्शियसनेस मोस्ट ऑफ टाइम, then it is obvious, as stated earlier, we are not mindful of others' need and well-being, and in so living we must hurt all those with whom we come in contact in some manner, and this creates friction and unpleasantness. तो जैसे पहले बताया, इस तरह अगर हम सिंपल कॉन्शियसनेस से जीते हैं तो फिर हम दूसरों की ज़रूरियात के प्रति हम सजग नहीं बनेंगे और दूसरे को कोई मददरूप भी नहीं बन सकेंगे, और हो सकता है हम दूसरे को हर्ट भी कर सके, दूसरे को बुरा लगे, दूसरे को दुख पहुँचे, इस तरह का भी हमारा बिहेवियर हो सकता है. जो लोग हमारे संबंध में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, इनके साथ में हम ऐसा गलत व्यवहार भी हम कर सकते हैं, और इसके कारण फिर एक फ्रिक्शन, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और अनप्लेजेंटमेंट, जो असुख की भावना भी इसके कारण ऊपर हो सकती है. तो ये पहले उन्होंने ये चीज़ जो बताई थी ये यहाँ कहीं है. अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी एज कल्चरल ह्यूमन बीइंग ought to live by self-consciousness to a large extent and some extent with awakenness. तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक एज ए ह्यूमन बीइंग
हमें एक कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग तरीके, एक जो हम एक सुसंस्कृत मनुष्य है, इस तरह हम अगर हम जीते हैं तो हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ ज़्यादातर समय जीना पड़ेगा और कुछ समय के लिए अंदर की जागृति की स्थिति को भी निर्माण करना पड़ेगा। टू बी एबल टू so live requires the re-educating of all this mechanism, that is setting them right, thus re-educating the thinking instrument. When we live by simple consciousness, it is obvious we decide on the basis of what is pleasurable and what is painful, what is to my gain and what is to my loss. तो अच्छी तरह जीने के लिए ये मैकेनिज्म को रीएजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको ठीक रूप में कर देना है, सेट राइट करना है उसको, और इस तरह थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा रीएजुकेट हो जाएगा। पर अगर हम सिंपल कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं तो फिर हमारे अंदर यही एक भाव रहेगा कि मेरे लिए क्या खुशी की बात है या क्या दुख की बात है, या मुझे क्या फ़ायदा होगा या किससे नुकसान होगा। तो इस तरह का जो नॉर्मल हमारा थिंकिंग होता है, यूँ कहें पुअर थिंकिंग होता है, इस तरह का थिंकिंग जब हम सिंपल कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं तो हमारा होता है। तो यहाँ हम रुकते हैं क्योंकि आगे फिर वो दूसरी बात करते हैं।